आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्कार, भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त, जी हाँ, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और ये चुनावी महासमर जो है वो विधान सभा अपने नए विधायक की तलाश के मुहाने पे खड़ा है। अब ऐसे समय में हमारे यहाँ अनेक चुनावी पार्टियां जो है, नेता पक्ष प्रतिपक्ष सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। वहीं सब निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी कमर कस चुके हैं। योग्यता की कसौटी, जी हाँ, जब जनता की बात करें तो जनता अपने प्रत्याशी को लेकर के खासी उत्साहित नजर आ रही है। वहीं प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने को लेकर के यहाँ चुनावी महासमर में उतरी हुई है। विधानसभा के चुनाव जो है वो सर पर है और ऐसे में आज हमारे बीच में एक ऐसे प्रत्याशी यहाँ उपस्थित है जो इंडिपेंडेंट, जी हाँ, निर्दलीय युवा है, उत्साही है, कर्मठ है, सुशिक्षित है और बावजूद उसके उन्होंने एक बड़ा दुष्कर सा कार्य अपने कंधे पे लिया है। वो चाहते हैं कि राजनीति के जरिए वो जनता की सेवा करें। तो ऐसे ही एक ऐसे युवा कर्मठ की हमारे बीच में उपस्थिति हुई है आज स्टूडियो में भवानी टाइम्स के, और वो युवा है अरुण बन्नाटे। जी हाँ, गोंदिया जिले से हमारे बीच में ऐसे उत्साही युवा उपस्थित है जो विधानसभा 2024-25 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ जनता की सेवा करने के लिए बेहद उत्सुक है। चूंकि कार्य क्षेत्र काफी बड़ा है, गोंदिया जिला काफी बड़ा है, ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी का जनता के समक्ष अपने वायदे, अपने आश्वासन, अपनी सारी बातों को लेकर के उन तक पहुंचना कितना आसान है, जानते हैं। अरुण जी, सबसे पहले स्टूडियो में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव टेढ़ी खीर है। अमूमन कहा जाता है कि पार्टी प्रत्याशी जो हो तो उसका स्टार्ट जो होता है एक कैडर वोट से होता है। वहीं निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय की शुरुआत जीरो से होती है। इस बारे में आपके क्या विचार है? जी, बहुत अच्छी बात की आपने। जीरो से स्टार्ट जो किया हुआ है मैंने, तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ें मुझे मेरे लिए तो एक सीखने की बात है ये कि अगर युवा वर्ग अगर आगे आ रहा है तो उन्होंने आना चाहिए आगे। और स्टार्टिंग मैंने यही से किया हूँ कि जीरो से अगर स्टार्ट किया हुआ है, छोटा छोटा काम लेकर अगर किया हुआ है, तो आगे में एक जो प्रत्याशी होता है, निर्दलीय प्रत्याशी होता है, अगर अच्छे काम किए, अच्छे वोट लिए तो आगे जीत भी सकता है, ये मेरा मानना है। मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि गोंदिया जिला की दायरा काफी बड़ा है, एक दूसरे आप निर्दलीय प्रत्याशी है, तीसरा जिला अंतर्गत 8 ब्लॉक, 8 तहसीलें और उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत आने वाली, तो क्या आपकी पहुंच इलेक्शन तक वहां तक संभव है? जी, ऑब्वियसली संभव है। एक्चुअली ये जो विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होता है, एक्चुअली तालुका लेवल पे होता है, पूरा गोंदिया जिला इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं गोंदिया तालुका की अगर बात करूँ तो 151 गाँव पड़ते हैं अपने एरिया में, और अपने एरिया में 151 गाँव के अंदर हम लोग को वर्क करना है। और ऑब्वियसली हम कर सकते हैं ये सब चीज़ें। गाँव में कैंपिंग जाते हैं, करते हैं और वहाँ की समस्या सुनते हैं और समस्या का निराकरण करने के लिए हर हम कोशिश करेंगे, करते आए हैं और हमने किए भी ये चीज़ें। जनता से ये सुना गया है कि इलेक्शन जो होता है वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है पैसों के ऊपर में। मतलब यदि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है तो हम बिल्कुल इलेक्शन में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, वरना क्या कहोगे? जी, मैं नहीं मानूंगा कि हर चीज़ें पैसों से ही होती है। अगर मान के चलो अपनी संकल्प, दृढ़ इच्छा अगर अच्छा रहा तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिना पैसों से भी इलेक्शंस लड़ा जा सकता है। एक मैंने हाल ही में एक मूवी का उदाहरण देना चाहूँगा।
एक मूवी देखा था मैंने, एक डैशिंग सीएम भरत, ऐसा साउथ इंडियन मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी है वो। तो वो जो मूवी है, एक छोटे से गांव से लड़का आता है और वो छोटा सा गांव से लड़के एक संसद में आया था और उन्होंने समस्या बताया था सीएम को कि ऐसी ऐसी समस्या हमारे गांव में है। तो डायरेक्टली सीएम ने वो पूछा था, आप समस्या बताने के पीछे में भाई, आप डायरेक्टली चुनाव में खड़े हुई है, सपोर्टेड हमारा रहेगा। और ऑब्वियसली देखो परिणाम क्या हुआ, वो बंदा खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद में एक निर्दलीय चुनाव में जीत गया और अपना भाग्य आजमाया। बिल्कुल दुरुस्त है। आप जहाँ फिल्मों की बात कर रहे हैं, फिल्मों से प्रेरणा लेकर के, इंस्पायर्ड होकर के आपने इस क्षेत्र में कदम रखा और आपने ये नहीं सोचा कि ये हकीकत जो के धरातल पे, मतलब वास्तविकता कुछ और है और फिल्मी बातें कुछ और है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वाकई ऐसा हकीकत में होता है जो फिल्मों में होता है? जी देखो, मेरा मानना ऐसा है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग अलग है, लेकिन जो रियल लाइफ होती है उसको रियल लाइफ में अगर तब्दील किया जाए तो वाकई में हो सकता है। अगर जब मान के चलिए, अगर उदाहरण देना चाहूँगा मैं, जब एक समय था, एक समय बहुत अच्छा समय था वो, लेकिन उस समय में कैसे होता था कि अगर कोई भी समस्या अगर आती थी तो वो हार्डली फास्ट हो जाती थी, लेकिन अभी वो सब चीज़ें नहीं। हर किसी के लिए हमको एप्लीकेशन देना होता है, छोटी सी चीज़ होती है एप्लीकेशन देना होता है, वो 24 आवर्स में उसका निराकरण होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाती, वो महीने महीने 2-2 महीने उसको वेट करना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगर रियल लाइफ में अगर किए तो ऑब्वियसली संभव है, ये चीज़ें होती है। प्रारंभिक बातों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने पक्का निर्णय कर लिया है कि 2024-25 के चुनाव में आपने अपना दावेदारी पेश करनी ही है। अब जब आपने दावेदारी पेश करनी है तो हमारी जनता ये जानना चाहेगी कि किन वायदों के ऊपर में आप इलेक्शन में तटस्थता के साथ में खड़े हैं, किन वायदों को लेकर के आप जनता के समक्ष जा रहे हैं? जी मेरा 3 एजेंडा है, 3 जो है यहाँ पे मैं बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले बातें तो है कि मेरा शिक्षा के जो क्षेत्र में है बहुत अच्छा रुझान है, और वह है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ एंड 1 नेशन 1 जस्टिस। ये 3 के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। और उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अभी जितने भी गरीब बच्चे लोग हैं, तो एक्चुअली एजुकेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो पैसे जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो देखो, जो अमीर के जो लोग हैं, है ना, जो पूंजीपति लोग हैं, तो वो कभी ना कहीं कॉन्वेंट में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। पूंजीपति लोग हैं तो कहीं ना कहीं एडमिशन कर देंगे, उनका ठीक है चल जाएगा। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे? शिक्षा जो है हर किसी का अधिकार है। वो RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत सभी को अधिकार दिया हुआ है। यहाँ पे संविधान में भी वो लिखित है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं पूरी। तो ये 3 मुद्दा जो है मेरा अहम है। हर किसी को एक जैसा शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, अमीर लोग हो या गरीब लोग है, हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलना चाहिए, एक जैसे डेस्क भी होना चाहिए, बेहतर और अच्छी शिक्षा होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक फ्री शब्द मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, एक अवसर, निःशुल्क अवसर हर किसी को मिलना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इन्हीं मुद्दों को हम लेकर के फिर आगे चलेंगे। बहरहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हमारे साथ में अरुण मनमाटे उपस्थित हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी है। इनके साथ में ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। बहरहाल तब तक के लिए ब्रेक के लिए रुकते हैं। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार, नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार. आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार. सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा. तो ग हे कुठून आणलं? आणला. साडी पण
वाह, छान दिसतंय की. हो, सरकारनं 1500 रुपये चालू केले दर महिन्याला. आणि लय दिसायची इच्छा होती म्हणून हा सदरा आणि ही साडी घेतली. आणि पुढच्या महिन्यात परत पैसे आले ना, मग छोटीला फ्रॉक आणि आपल्या कपिलेला माळा घेणार आहे. बरं. राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार. सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा. आइए ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है. जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ में चुनावी चर्चा को लेकर के बतौर भावी प्रत्याशी मिस्टर अरुण बर्नाटे हमारे साथ यहाँ उपस्थित है. हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. मैं जानना चाहूँगा अरुण जी कि चुनावी दायरा, मतदाता, ठीक है, और उसके बाद में एक बात वहीं आकर के खड़ी होती है. चूंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी है, इसलिए कि मैं निकला था मंजिल जानिब अकेला, लोग जोड़ते गए और कारवां मंचा गया. बात आती है कि चूंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी है, तो कितने लोग इतने बड़े इलेक्शन में आपके साथ में इनिशियली कैंपेनिंग के लिए? जी, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि जो साथ वाली जो बातें आती है वो वाकई में काम करके ही होता है. हमको काम करना होता है, जमीनी लेवल से काम करना होता है, सभी के आश्वासन से काम होता है. और यहाँ तक कि सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी हम लोग वर्क कर रहे हैं या वर्क करते जा रहे हैं, उनका दिल जीतने के लिए हमको सारा चीज़ें करना पड़ता है. और दूसरी बात ये है कि हम लोग हर एक मुद्दे पे तटस्थता से खड़े भी हैं. यहाँ पे अगर मैं शिक्षा की बात जो कही मैंने, वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है शिक्षा के क्षेत्र में, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है. और वही चीज़ें अगर मैं स्वास्थ्य के ऊपर अगर आऊँ तो हमारे बूंदिया ज़िले में देख लीजिए, KTS हॉस्पिटल है, गंगाबाई हॉस्पिटल्स हैं. जी जी जी. यहाँ पे भी ये संविधान में ऑलरेडी लिखित है कि अगर भारत जैसे देश है तो यहाँ पे तीन चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली फ्री होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए. स्वास्थ्य भी निःशुल्क होना चाहिए. जो बड़े बड़े लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं, और जो अमीर जो गरीब तबके के जो लोग हैं ऑब्वियसली वो कहाँ जाएंगे, उनके पास में इतना पैसा नहीं रह पाता, तो वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे ही अपना इलाज करवाएंगे. और इलाज करने के बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं. और दूसरी बात है कि अभी एक तरह सरकार बोलती है कि सारा चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, सारा चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी फ्री में नहीं मिल रही है, कोई भी निःशुल्क नहीं मिल रहा है. अगर हम बूंदिया में अगर बात करूँ तो चिट्ठी कटाने का जो है वो प्रोसेसिंग जो चार्ज लगता है वो 20 रुपीज़ से समथिंग कुछ होते वो लिया जाता है वहाँ पे. और उनको पूछने पर बताया जाता है कि ये कोई भलता ही वो उदाहरण देते हैं और लाभ देने के बाद में वो सारी चीज़ें कर जाते हैं. और वही चीज़ें ये होती है. दूसरी बात है कि देखो, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में किसी को भी भर्ती या तो फिर कोई भी इलाज कराना नहीं चाहेगा. उसका कारण यह है कि जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं या जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ पे बोलना चाहूँगा मैं, मुझे कोई डर नहीं पड़ा, बोलना चाहूँगा कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मंत्री से लेकर संतरी तक, सभी के निजी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो क्यों वहाँ पे लोग इलाज करवाना चाहेंगे? लेकिन मरनी गति तो गरीब परिवार को छूता है ना. हर किसी को भी अगर कुछ हो जाए तो ऑब्वियसली वहीं पे लेके जाएगा वो, अपने पास उनका पैसा. मतलब आपका अप्रोच यही है कि शासकीय अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं जो है वो मुहैया नहीं होती. मैं कहना चाहूँगा कि आप चूंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ठीक है, और जमीनी स्तर पे आपने सारी चीज़ों को यहाँ अनुभव किया है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपके अनुसार उपयुक्त नहीं है. वहीं मैं ये कहूँगा कि यदि युवा वर्ग, कहते हैं उम्मीदवार जो होता है, प्रत्याशी जो होता है, उसके लिए सबसे बड़ा संबल होता है युवा वर्ग, और युवा वर्ग जिसके साथ में है तो वो नैया पार हो जाती है, ऐसा माना जाता है. तो आप बताइए क्या सोचते हैं? जी, मैं युवाओं के बारे में ज़रूर से बोलना चाहूँगा कि
हम लोग जितने भी वर्क कर रहे हैं वो खास करके युवाओं के लिए कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। युवा पहला युवा है, दूसरा किसान है। ये दो जो चीजें हैं वो रीढ़ की हड्डी मैं बोल सकता हूँ। जी, जी, जी। एक अन्नदाता को भी हम भूल नहीं सकते और उसी के साथ साथ में हम अपने जो विद्यार्थी लोग हैं उनको भी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि वो आने वाली जो पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उनके लिए प्रेरणादायी स्रोत है और आगे चल के उन्हीं को ये भागदौड़ संभालनी है। अभी कैसा है कि ये अभी जो भावी युवा पीढ़ी है उन्हीं के हाथ में सत्ता आना चाहिए, क्योंकि ये होना चाहिए, क्योंकि कैसा है वेल एजुकेटेड लोग हैं अभी हम लोग। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तुरंत हम लोग पलक झपकते किसी का भी आंसर हम तुरंत दे सकते हैं। वो पहले की चीज़ें रही नहीं, पूछूंगा बताऊंगा करूँगा इस टाइप में। अभी तुरंत हार्ड एंड फास्ट जो है वो निर्णय होता है और युवा पीढ़ी वाकई में हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई है और आगे भी जुड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा सोच विचार और अनुभव उनको पसंद आता है। क्योंकि हम लोग जितने भी वर्क कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ में हम लोग वर्क करते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ तो उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप चुनाव मैदान में, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप ये आपका फंडामेंटल राइट है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बात आती है चुनाव की, तो चूँकि हमारी बातचीत में ये जाहिर हुआ है कि चुनाव का दायरा बहुत बड़ा है। और एक अंतिम बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जैसा आमतौर पे देखा गया है कि पार्टियाँ, ठीक है, कुछ हमारे अंडी से हमें खर्च करना होता है तभी मतदाताओं का रुझान हमारी ओर होता है। तो क्या वाकई आपकी स्थिति ये है कि नहीं, मैं अपने जो निर्णय पे अमल हूँ, जहाँ पे हूँ उसी अनुसार मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करूँगा और अपने चुनावी मुद्दों पे ही चुनाव लड़ूंगा, कुछ व्यय नहीं करूँगा, अनर्गल व्यर्थ का खर्च नहीं करूँगा? या फिर आपकी ये तैयारी है कि मतदाताओं को रुझाने के लिए आपने कमर कस ली है? जी, ऑब्वियसली मैंने कमर कोई कसी नहीं है। मैं यही बताना चाहूँगा कि सीधा मेरा जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ना है। मैं डायरेक्टली जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर मान के चलो, अगर मैं उनके हक अधिकार के लिए अगर लड़ रहा हूँ, एज भावी आमदार के हिसाब से बोलना चाहूँगा मैं, अगर उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ मैं, अगर मेरा मुद्दा उनको सटीक तरीके से अगर अच्छा लगता हो तो ऑब्वियसली मुझे वो वोट कर सकते हैं, अन्यथा उनके लिए ऑप्शंस है। जी जी, नहीं, मैंने ऐसी ही बात छेड़ दी थी कि उम्मीदवार जब इलेक्शन में खड़ा होता है तो एन केन प्रकारेण वो जीत के लिए हर संभव प्रयास करता है। कोई भी पराजय के लिए मैदान में चुनावी समर में नहीं उतरता। क्या कहेंगे? जरूर यहाँ पे कोई भी पराजय की ओर नहीं जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं एक मेरी हमेशा से मंशा थी कि इतने सारे लोग आते हैं, चुनाव आते हैं हर साल, चुनाव जाने के बाद में फिर वही एजेंडा रहता है, बड़ी बार भाषण करते हैं लोग, आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके ऊपर खरा नहीं उतर पाते। लेकिन मेरा वैसा नहीं, मेरा एकदम भिन्न है। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ मैं मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ूँ। अगर सामने वाले व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, युवा पीढ़ी का है, सोचने समझने वाला व्यक्ति हमारे जो STD तक सोचता है, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें रहेगी। अगर उनको ऐसा लगता है कि सही में ये व्यक्ति अच्छा है, हमारे लिए काम का है बंदा, तो ऑब्वियसली जिता के भी देंगे और आप इसे। बर्नाडी जी, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न और उसके बाद में उसका संक्षिप्त उत्तर जानना चाहूँगा कि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। क्या आपने ग्राम पंचायत स्तर पर कोई चुनाव लड़ा है, पंचायत समिति, जिला परिषद वगैरह वगैरह, या फिर पहला आपका ये चुनाव है? जी, मैंने अभी तक तो कोई चुनाव लड़ा नहीं है और मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने बोले थे भी कि आप सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य बोलो या फिर सरपंच के लिए चुनाव लो, लेकिन ये सब चीज़ के लिए मैं हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ग्राम पंचायत का अगर मैं चुनाव लड़ूँगा तो ग्राम पंचायत का सिर्फ एक सरपंच ही कहलाऊँगा और मैं उस गाँव तक ही सीमित रहूँगा। एक बोलते एक कहावत है, एक कुएं का मेंढक, उस टाइप का ही मैं बंधा रह जाऊँगा, लेकिन मुझे वो बंधना नहीं पसंद नहीं था। अब मैं ग्राम पंचायत चुनाव लड़ भी जाता, सिर्फ मेरी समस्या गांव के लिए रहती
लेकिन मुझे गांव से बाहर निकल कर बाकी जो अन्य समस्याएं हैं उनके ऊपर भी मेरा विचार करना भागीदारी बनता है। चूँकि गोंदिया तालुका में 151 गाँव होते हैं छोटे बड़े मिलाकर के, जी उसके ऊपर भी मेरा ध्यान रहेगा। मैं सिर्फ अकेला एक गांव के लिए नहीं सोचूंगा, मैं पूरे 151 गांव के हिसाब से सोचूंगा मैं कि जरूर नहीं कि मेरे गांव में जो समस्या हो है या नहीं है वो दूसरे गांव में नहीं होंगी, समस्या हर गांव में है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी जो समस्या है वो निकालने की कोशिश करूंगा। अरुण जी, हमारी पूरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ये थे मिस्टर अरुण बन्नाटे, चुनावी कुरुक्षेत्र में कद्दावर प्रत्याशियों के बीच में एक और योद्धा। इसी प्रकार हम हमारे चुनावी महासमर की और भी बातें आप लोगों के साथ हमारे भवानी टाइम्स चैनल के थ्रू शेयर करते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं कैमरामैन अंशुल राउत के साथ, शैलेश जैन, भवानी टाइम्स गोंदिया।